कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम, कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार ने विधानसभा सदस्यों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। बीजेपी अब विपक्ष में होगी। बिहार में सियासत बदली है। नीतीश की ये नई पारी चौंकाने वाली नहीं है। बीजेपी और जेडीयू को अलग होना ही था, लेकिन अब नीतीश के सामने कई और चुनौतियां भी हैं। इन्हीं चुनौतियों पर आज चर्चाएं खास में खास मेहमान मौजूद रहेंगे हमारे साथ। लेकिन इस समय सीएम पद से नीतीश कुमार का इस्तीफा और नई सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं पेश। ये 7 साल में दूसरी बार जब बीजेपी को अलविदा कहा नीतीश कुमार ने। बहुत से मसलों पर पिछले काफी समय से खफा थे नीतीश कुमार की खामोशी ने सब कुछ बदल दिया। सबसे पुराना साथी, लेकिन कई मौकों पर बीजेपी को कई बार झटका दिया नीतीश कुमार ने। एक बार फिर से बाजी पलटी नीतीश के सियासी यूटर्न से। अब बीजेपी विपक्ष में है। नई सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके नीतीश कुमार। एक बार फिर से बिहार में नई सरकार। लेकिन इस सियासी तूफान के बीच, इस सियासी भूचाल के बीच नई सरकार के सामने कितनी चुनौतियां। चर्चाएं खास में आज इसी पर चर्चा होगी। इधर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। वहीं नीतीश ने यह कहा कि उनकी पार्टी का फैसला है। उनकी पार्टी को बीजेपी ने अपमानित किया, उन्हें खुलकर काम करने नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी की राय से, अपने एमपी एमएलए की राय से यह बड़ा फैसला लिया। एक बार फिर से जुदा हो गए बीजेपी से नीतीश कुमार। नई सरकार बिहार में। एक बार फिर से दौर शुरू हुआ दोस्ती का नीतीश और लालू के बीच में। महागठबंधन 2 का यह नया दौर बिहार में। पिछले 22 सालों में नीतीश कुमार ने 2 बार बीजेपी से नाता तोड़ा है। और खास बात यह है कि पिछली बार नीतीश कुमार 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से अलग हुए थे। और अब जो सियासी आकलन किया जा रहा है उसके मुताबिक 2024 से पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार का यह पासा। और चर्चाएं खास में 2 खास मेहमान फिलहाल जुड़े हैं। विनोद शर्मा जी, बीजेपी नेता, और विजय श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ शेखर कपूर जी भी मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद शर्मा जी, आपके पास आते हुए पल में ही सब कुछ बदल गया। बिहार की सियासी तस्वीर बदल गई। आप सत्ता पक्ष में थे लेकिन अब विपक्ष में आ बैठे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। जितनी सुगम सरकार भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी के बिहार के विकास के लिए चल रही थी और हर संभव भारतीय जनता पार्टी ने मदद किया, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को। उनकी मनमानी का आरोप लगता था, लेकिन कहा गया कि नहीं, देखिए बिहार को मजबूत करना है, इसलिए कोई बात मत कीजिए, सब चीज आप मौन समर्थन दे करके इनको आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन उल्टा आरोप लगा रहे, आश्चर्यजनक है। और निश्चित रूप से इन्होंने मैंडेट का अपमान किया है, जनता का बिहार का अपमान किया है, विश्वासघात किया है बिहार के मतदाताओं के साथ। इन्होंने बीच में इस तरह की बात की है और बीच में क्या, बार बार इन्होंने इस तरह की बातें की है। तेजस्वी यादव जी जो आरोप लगाते थे पलटू चाचा, बार बार उन्होंने साबित कर दिया है। और यह भी साबित कर दिया है कि लालू जी ने पहले इनके बाद पिछली बार छोड़े थे तो कहा था कि सांप है वो केचुल बदलते रहता है, कोई नया चीज नहीं है नीतीश के लिए। और वो भी उन्होंने दिखा दिया है। नहीं विनोद जी, अब जब वो अलग हो गए, नीतीश कुमार अब जब अलग हो गए तो आप खूब सियासी बाण फेंक रहे हैं, खूब हमले कर रहे हैं। बाण नहीं, सच्चाई कर रहे हैं। मैंने कहा ना, तो सच्चाई क्या पहले आपको पता नहीं थी विनोद जी? जब आप लोग गठबंधन करते हैं, उनको ताज पहनाते हैं, तब ये सच्चाई क्या आपको पता नहीं थी? क्योंकि पहला मौका नहीं है विनोद शर्मा जी, ये पहला मौका नहीं है। 2014 के वक्त भी हमने देखा था किस तरह से एनडीए से पलटी मारी थी नीतीश कुमार ने। लेकिन जब हमारे साथ आए 17 में तो क्या कहा उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी इतनी संपत्ति इतनी कम उम्र में बनाए हैं, उसका हिसाब दे जनता के बीच में। लालू जी को कहा, कांग्रेस को कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और इसी को आधार बना करके भ्रष्टाचारी ये लोग हैं, इनके साथ नहीं राज चला सकते।
भ्रष्टाचारियों के बीच में नहीं रह सकते। और अभी तक उनको इस बात का जवाब नहीं मिला है। इसका मतलब यह साबित होता है कि उसमें हिस्सेदारी नीतीश कुमार जी की भी है। नीतीश कुमार जी ने भी तेजस्वी यादव के परिसंपत्तियों में हिस्सा लिया है। इसका मतलब यही होता है, क्योंकि अभी भी उनको बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने कैसे इतनी संपत्ति खड़ा की। भ्रष्टाचारी थे तो फिर भ्रष्टाचारी के साथ नीतीश कुमार कैसे गए, किस मुंह से गए हैं। और बिहार की जनता बार बार पूछेगी, भाजपा इस बात को याद दिलाएगी। भाजपा ने बहुत त्याग किया है। नीतीश जी के बारे में आप भी जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया, पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, जबकि छोटी पार्टी थी जबकि उस समय भी। और इस बार भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, लेकिन नीतीश कुमार ये कहते हुए उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मुझे अपमानित किया गया, बीजेपी ने मुझे अपमानित किया, इस वजह से मैंने और मेरी पार्टी ने फैसला लिया। विजय श्रीवास्तव जी आते हैं सर, बिल्कुल ठीक सर। विजय श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए नए गठबंधन की, ठीक सर, विनोद शर्मा जी वापस लौटेंगे आपके पास, एक एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। विजय श्रीवास्तव जी, नए गठबंधन की पहली तस्वीर मीडिया के सामने आई, बहुत मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव साथ साथ चल रहे थे भरी भीड़ में। अब इस मुस्कुराहट को, इस अभिवादन को जनता का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं? देखिए, इसमें कई तरह की बातें हैं। सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार जब पिछली बार पलटी मारकर एनडीए के साथ आए थे, तो विनोद शर्मा जी ने जैसा कहा कि उन्होंने आरोप लगाया था कि नीतीश के पास, तेजस्वी के पास इतनी संपत्ति कैसे आई, ये भ्रष्टाचार का मामला है। तो इसी तरह का कुछ एक मामला बताकर नीतीश कुमार फिर उधर वापस गए हैं। ये देखिए, ये बिहार में जो ये बदलाव हो रहा है, ये इसकी ना तो कोई नैतिकता है, ना तो जनता के प्रति कोई जवाबदेही है, और ना तो कोई बिहार के विकास से जुड़ी बात है। ये विशुद्ध राजनीति की बात है, विशुद्ध कुर्सी की बात है, विशुद्ध सत्ता की बात है। तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि इतने नजदीक आने के बाद भी वे सत्ता से दूर हैं, तो उन्होंने हाथों हाथ लिया नीतीश को। हालांकि कुछ ही समय पहले की बात है जब वो लगातार व्यंग्य बाण, जैसा कि आप कह रही थी, व्यंग्य बाण चलाते नजर आ रहे थे चचा जी पर। लेकिन आज वही चचा जब मुख्यमंत्री हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने दरवाजे तक छोड़ा है उनको, पिछले गेट से निकले हैं। तो ये विशुद्ध सियासी बातें हैं। इसमें ना तो भाजपा कहीं से कोई हम ये कहें कि पाक साफ है, ना तो जेडीयू पाक साफ है, ना आरजेडी पाक साफ है। ये विशुद्ध सत्ता की राजनीति है। तो यही है। अब जनता इसको कैसे, एक वर्ग तो कह रहा है कि अगर अभी बिहार में चुनाव होते हैं तो भाजपा सत्ता में आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो लालू की पार्टी है उसके साथ जाने के बाद नीतीश कुमार स्वतः ही मजबूत हो गए हैं। तो ये तो अगर चुनाव होंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बिहार की जनता है वो इसको बहुत ही करीब से देख रही है, बहुत गहराई से इसको सोच समझ रही है। और ये बिल्कुल यही बात जो मैंने अभी पहले कही कि ये कहीं से कोई नैतिकता की बात नहीं है, कहीं से कोई बिहार के विकास की बात नहीं है। जो अभी ये लोग नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी चर्चा कर रहे थे कि अब सब लोग मिल गए हैं, 5 दल मिल गए हैं और अब बिहार का विकास करेंगे। बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, अपनी सियासी चालों की जुगत में है तमाम राजनीतिक दल। विनोद शर्मा जी, कुछ दिन पहले जब तस्वीरें आई थी, ईद के मौके पर पहुंचे थे नीतीश कुमार, पहुंचे थे राबड़ी देवी के आवास पर, वहां पर बहुत देखा हमने कितनी सघनता के साथ सब बैठे हुए थे, बहुत सहजता नजर आई, मुस्कुराहट नजर आई। उस समय सवाल उठा था कि क्या कुछ गठबंधन में दरार है, नीतीश कुछ नाराज चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने भी कहा था कि ईद का मौका है, इस वजह से उन्होंने इफ्तारी दी और नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन ये तो सत्य है ना कि ये जो चिंगारी है, ये जो खींचतान है, ये काफी समय पहले ही शुरू हो गई थी, जिसे आप ढकने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, देखिए, भाजपा खुले दिल की पार्टी है। बिहार के विकास के लिए हमेशा त्याग किया है, कोई नई बात नहीं है। और हमने विश्वास किया कि उद्धार हो गया होगा नीतीश जी में, अब इनके बातों में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। हमने पूरा विश्वास किया, पूरा मौका दिया। कहा ना, कितना आधे संख्या में हमारे विधायक, हमारी विधायकों से आधी थी इनकी पार्टी के विधायक, उसके बाद भी इतना बड़ा त्याग किया। पार्टी में आवाज उठ रहे थे कि बड़ा दल है, 2.5 साल का मौका या 5 साल का हर राज्यों में होता है, यहाँ मौका मिलना चाहिए। लेकिन बिहार के विकास को भाजपा ने आगे रखा और इनको मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन चूंकि इनकी राजनीति किसी को नहीं समझ में आती कब क्या करेंगे, और हमको लगता है कि इस बार राजद और तेजस्वी यादव भी इनसे सावधान रहेंगे। और निश्चित रूप से बहुत ऐसा समय आएगा कि देखिए कि जदयू टूट करके राजद में शामिल होगी और तेजस्वी यादव ही न कहीं पूरी तरह से मुख्यमंत्री बन जाए। उसके बाद कहीं
अध्याय समाप्त होने वाला होगा नीतीश कुमार जी का। विजय श्रीवास्तव जी, अगर हम जेडीयू को देखें तो लगातार जेडीयू के जो सीटों का आंकड़ा है वो लगातार घटता रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में तो 43 रह गया था। और अगर इस लिहाज से आरजेडी को देखें, तेजस्वी यादव एक अच्छे फाइटर बनकर उभर रहे हैं, एक अच्छे विपक्षी दल के नेता के तौर पर काफी आक्रामक रहते हैं, मुखर रहते हैं, हाजिर जवाब में माहिर हैं। ऐसे में क्या नीतीश को, चूंकि एक चाणक्य की तरह है नीतीश, बहुत सोची समझी चाल चलते हैं, उनका जाहिर सी बात है झुकाव इस वजह से होगा क्योंकि तेजस्वी एक अच्छे फाइटर के रूप में नजर आ रहे हैं, एक अच्छा विकल्प है जो शायद बिहार की जनता उनमें देख रही हो। देखिए पूजा जी, नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो राजद के एक सांसद हुआ करते थे सीवान से, मोहम्मद शहाबुद्दीन। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब 45 सीटें जीतने वाला व्यक्ति बिहार में लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री बना रहता है। दो बड़ी पार्टियां उनके सामने, कभी उन्हें अपनी तरफ ले जाती हैं, कभी दूसरी पार्टी उन्हें अपनी तरफ ले जाती है। तो ये नीतीश कुमार के लिए है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल रही हैं। वो किस्मत के बहुत तेज व्यक्ति हैं बिहार में, जो 16-17 सालों से शासन चला रहे हैं। और कहा तो विजय श्रीवास्तव जी ये भी याद है कि उन्होंने एक बार कहा था कि ये मेरा अब ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, एक बार वो ये भी कह चुके हैं। जी, अब ये जो चीजें उनकी कहने की जो बात थी, उसके 2 मायने लगाए गए थे। पहला ये था कि वो केंद्र की राजनीति में जाना चाहेंगे। उस समय चूंकि भाजपा के साथ थे तो कहा ये जा रहा था कि भाजपा उन्हें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाएगी, ये कहा जा रहा था। दूसरी तरफ उनके मन में ये चूंकि भाजपा के साथ उनकी जो खटास है वो शुरू से ही चली आ रही है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव हुआ था तो उनको ये लगा था कि बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, जीता है, लेकिन सीटें कम आई हैं। तो बीजेपी इस बार अपनी शर्तों पर उन्हें मुख्यमंत्री रखेगी। बीजेपी तो कह रही है कि उन्हें त्याग करके भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ज्यादा सीटें लेने के बाद भी, लेकिन यहाँ त्याग जैसी कोई बात नहीं है, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो अब जो नीति अब ये जो आपने रोहिणी आचार्य के 2 ट्वीट देखे होंगे, उस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने पहले कहा था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार तेजस्वी भव। आप सोचिए, उन्होंने इसमें कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब ये लगाया जा रहा है कि ये सारी की सारी भीतर की तैयारियां 2024 को लेकर है कि राजद की तरफ से नीतीश कुमार के मन में अभी भी क्या है वो ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि खुद लालू जी कहते हैं कि उनके पेट में दांत है। तो ये 2024 की तैयारियां ये की जा रही हैं और ये ऐसा संकेत दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम कैंडिडेट बनके, विपक्ष के पीएम कैंडिडेट बनके जाएंगे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बिहार में शासन करेंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज है, ये दोनों पक्ष इस बात को भूल रहे हैं कि एक जो तीसरा फैक्टर है भाजपा का, वो कितनी आसानी से नीतीश कुमार को केंद्र में प्रधानमंत्री बनने देगी और बिहार का शासन ये लोग किस तरीके से, भाजपा जो इतना बड़ा विपक्ष बन के अब सदन में आएगा, कैसे ये लोग चलाएंगे। और वो तमाम मुद्दे जिनकी चर्चा नीतीश कुमार जी करते थे कि भ्रष्टाचार की वजह से वो तेजस्वी को छोड़ रहे हैं, उन मुद्दों को कैसे संभाल पाएंगे जब ये सवाल इन पर उठेंगे और ये तमाम चीजें आएंगी। अब ये जो सरकार बन रही है, इस सरकार के सामने भी कुर्सी बचाने की जो जद्दोजहद होगी वो होगी पूजा जी, और ये सरकार भी उसी तरीके से चलेगी जैसे बीजेपी के साथ इनकी खटास थी। तमाम चीजें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी शर्तों पर शासन चलाना चाहते हैं। लेकिन विजय श्रीवास्तव जी, अब 21 महीने बाद गठबंधन टूटा, नया गठबंधन आएगा, नई जिम्मेदारी होगी, नई चुनौतियां होंगी। ये जो मूव है अगर 2024 के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए कितना आसान या कितनी चुनौतियों भरा? नहीं, देखिए बहुत आसान नहीं है। क्यों आसान? इसलिए नहीं है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ था। तो इसकी क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार के नाम पर पूरा विपक्ष एकजुट होगा इन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कहा जा सकता, कितना ये नरेंद्र मोदी को मुकाबला दे पाएंगे अगर विपक्ष इनको अपना कैंडिडेट बनाता है, या 2, 4, 5 दल अपना कैंडिडेट बना पाते हैं, तो कितना ये नरेंद्र मोदी को मुकाबला दे पाएंगे। और अभी जो ये जो पाला बदल के गए हैं, उसका बिहार की जनता किस तरीके से उस संदेश को ग्रहण कर रही है,
किस तरीके से जैसे भाजपा वोटों का पोलराइजेशन करती है, ध्रुवीकरण करती है, उस ध्रुवीकरण में ये संदेश कैसे जा रहा है उन वोटरों तक जो भाजपा के वोटर हैं या जो वोटर नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं 16-17 साल की उनकी राजनीति को देखकर अब लगता है कि इनकी विदाई होनी चाहिए। तो ये इनके लिए एक चैलेंजिंग रहेगा। हाँ, बिहार की कुर्सी पर ये जरूर अभी बैठ गए हैं और इनके पास संख्या बल है चूंकि, तो ये शासन जरूर चलेगा। अब भाजपा की क्या रणनीति होती है ये देखना होगा, किस तरह की अड़चने अगर आती हैं इनके साथ तो उसको कैसे फेस विनोद करेंगे। शर्मा जी साथ में पूछ ही लेते हैं। विनोद शर्मा जी, अभी हम नीतीश कुमार के इस मूव का नफा नुकसान समझ रहे थे विजय श्रीवास्तव जी से। अब ये बताइए कि भाजपा इस समय कहाँ है? आप विपक्ष में तो बैठ गए हैं, लेकिन आगे की मंजिल, आगे का सफर, 2024 का रास्ता कैसे तय करेंगे? देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बीच में काम करती है, जमीन पर काम करती है। पिछली बार भी हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी बढ़िया संख्या में जीत दिलाई थी और हमारा आज बैठक चल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व का भी कोर समिति की बैठक चल रही है जो निर्णय लेगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। और निश्चित रूप से हम अपने कामों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गांव-गांव तक जो काम किए गए हैं उसको बताएंगे और नीतीश जी के माध्यम से भी हमने जो काम कराया उसको ही बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से बिहार की जनता बार-बार चेहरा कौन होगा बिहार में आपका? भाजपा चेहरे पर नहीं विश्वास करती, काम पर विश्वास करती है। चेहरा बाद में विधायक हमारे तय करते हैं, तो समय आने पर विधायक तय करेंगे, लेकिन काम हम जनता के बीच में करेंगे, विश्वास जीतेंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पिछला चुनाव भी हमने लड़ा था और आगे भी लड़ेंगे और निश्चित रूप से अगली बार देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की कहानी का अंत होगा, क्योंकि अब राजद भी उनको विश्वास नहीं करने वाली है। आने वाले दिनों में क्या हाल होगा वो खुद भी जान रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लोभ में, क्षणिक लोभ में गए हैं जो कभी संभव नहीं हो सकता है। वो जानते हैं कि अभी तक कभी अपने दल पर बिहार में सरकार नहीं बनाए हैं, या तो भाजपा के कंधे पर चढ़ के आए हैं या लालू जी के कंधे पर चढ़ के आए हैं। अपनी वजूद केवल 2 सांसद की है। शेखर कपूर जी भी जुड़ गए हैं। शेखर कपूर जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ चर्चाएं खास में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन सवाल आपके लिए भी यही था। विजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे थे कि बिहार में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये नैतिकता की लड़ाई नहीं है, ये जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति, ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध सत्ता की लड़ाई है, जिसका खामियाजा और जिसका नुकसान सिर्फ बिहार की जनता को होगा। निश्चित रूप से देखिए, आने वाले समय के अंदर, और बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि अभी जो 2025 के अंदर अभी इस वर्तमान सरकार को बहुत लंबा समय बाकी है और करीब 3 साल का समय बाकी है, और इसके पहले ही इस प्रकार का जो है ये निर्णय हुआ है, तो इसका प्रभाव जो है बिहार की राजनीति पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो सत्ता के समीकरण बिहार के अंदर लगातार बनते रहे हैं, उसके कारण ही कहीं ना कहीं से ये वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है। तो मेरा कुल मिलाकर इस बिहार की राजनीति को लेकर यही कहना है कि हमें बिहार की राजनीति को जातिगत समीकरणों के रूप में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो जातिगत समीकरण बनते हैं उनके आधार पर ही राजनीति की जो है दिशा और दशा तय होती है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार आज ने जो इस्तीफा दिया है और फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से राजनीतिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं से बीजेपी को भी जो है ये एक जबरदस्त सेटबैक है, और इस सेटबैक के सहारे ही कहीं ना कहीं से भाजपा को भी जो है राज्य के अंदर एक नए प्रकार से आगमन कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। हाँ, उदाहरण के तौर पर मेरा सवाल था, क्या ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, नीतीश कुमार का छोड़कर जाना, उनका आरोप लगाना, क्या इसे इमोशनली भी अप्लाई कर सकती है बीजेपी जनता के बीच में जाकर कि देखिए हम तो भले ही आंकड़ों में बड़े थे, लेकिन हमने सत्ता भी सौंपी नीतीश कुमार को, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार हमें छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए? नहीं, देखिए, ये बिहार की राजनीति के अंदर इमोशंस का कहीं से कोई रोल नहीं है। हम बिहार की राजनीति को एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं, वहां पर जो है इमोशंस वाले भाव जो है कहीं से भी सामने नहीं आते, बल्कि वहां तो सत्ता के समीकरण बनते हैं और उनके कारण ही राजनीति के जो है ऊपर नीचे होती है। तो मेरा कुल मिलाकर जो है इस विषय पे यही कहना है कि हेलो जी शेखर जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बताएं। हाँ, तो कुल मिलाकर मेरा इस विषय पे यही कहना है कि राजनीति के अंदर जो है सत्ता के समीकरण लगातार बनते हैं, और अगर आज नीतीश कुमार ने इस प्रकार का डिसीजन लिया है तो कहीं ना कहीं से इसके पीछे उन्होंने अपना एक भविष्य का और एक दूरगामी रास्ता उन्होंने तय किया है, और देखा भी होगा कि उनको भाजपा के साथ में जो है क्या नाम है अपना
समीकरण बनाने हैं या उनको जो है क्या नाम है लालू प्रसाद की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल उसके साथ में। तो कुल मिलाकर आने वाला समय जो है बिहार की राजनीति के लिए अनेक उथल पुथल से भरा होगा। इसमें इमोशंस कहीं से नहीं है, इसके अंदर कहीं से भी जो है आपसी प्यार और प्रेम का भाव नहीं है। इसमें कुल मिलाकर नहीं, मैं जनता की बात करती। जनता तो इमोशनल होती है। अगर जनता से उनका नेता ये अपील करता है कि देखिए हमने तो सत्ता सौंपी, सब कुछ सौंपा नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के मोह में चले गए आरजेडी के, तो एक इमोशनल जो अपील करते हैं अपनी जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से, उसमें तो जनता जाहिर सी बातें आती ही है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार और भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के जो तीनों का जो त्रिकोणात्मक जो संघर्ष जो है लगातार हम देखते आ रहे हैं। एक बार की शायद आपको याद होगी, पिछली बार जब चुनाव हुए तो उसके बाद में जो है तेजस्वी यादव जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और मुख्यमंत्री के रूप में जो है नीतीश कुमार ने शपथ ली। तो कुल मिलाकर उसके बाद में ऐसा पलटी खाई कि जो है बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार आ गए। तो भाजपा तो उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति के अंदर इस प्रकार के समीकरण जातिगत समीकरणों के आधार पर बनते हैं, ना कि विकास के समीकरणों के आधार पर। विकास के समीकरणों के आधार पर बनते तो देश के अंदर अभी तक बिहार जो है काफी आगे पहुंच चुका होता। तो मेरा कुल मिलाकर इस दिशा पे यही कहना है कि बिहार की राजनीति नए सिरे से आगे बढ़ रही है और नए सिरे से हमको इसके जो है परिणाम भी आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे। विनोद शर्मा जी, नए सिरे से बिहार की सियासत आगे बढ़ रही है, लेकिन पुराना जो घटा, जो इतिहास में हुआ, उससे बीजेपी कुछ सबक लेगी या नहीं? निश्चित रूप से जनता पार्टी सभी चीजों पर मंथन करती है, अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठ के बात करती है और निश्चित रूप से आगे का रास्ता हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि इनके कारण हम जो भी गलत काम हो रहे थे, अफसरशाही हो रही थी, उसको नहीं रोक पा रहे थे। काफी विभागों में भ्रष्टाचार के भी मामले बार बार आ रहे थे, लेकिन वो हमारी पार्टी, हमारे नेता विधायक रोक लगाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि साबित कर दिए कि भ्रष्टाचार में इनका पूरा विश्वास है और भ्रष्टाचार के दलदल में उन नेताओं के साथ खुद चले गए। इसका मतलब साबित होता है कि भाजपा जो कह रही थी वह सही थी। विजय श्रीवास्तव जी, इस पूरे बिहार में जो घटनाक्रम हुआ, अब नई सरकार, नया दौर, नई चुनौतियां, नई जिम्मेदारी, इसके अलावा अब 2.5 से 3 साल के गैप के बाद इलेक्शंस होने हैं, यानी 2024 के टारगेट को लेकर ही तमाम जो दल हैं और तमाम बड़े चेहरे उनकी निगाह हैं और सबका जो अब जो दौर है, जो समय है, वो अब से शुरू हो जाएगा आगे के लिए। बिल्कुल, बिहार में ये शुरू हो चुका है और सारे लोग ये 2024 को लेकर ही ये पूरी कवायद है। और अगर नीतीश कुमार ने भी पलटी मारी है इतनी जल्दी सबको चौंका करके, तो निश्चित तौर पर ये वही है। लेकिन इस बीच में एक चीज देखनी होगी, ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक लंबा गैप है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी 2 साल से ज्यादा का गैप है। तो इसमें भाजपा अपनी कौन सी रणनीति अपनाती है, या तो वो बिहार में अगले लोकसभा चुनाव के लिए इसे अपने एक अवसर के रूप में माने तो तैयारी करे, या फिर जिसके लिए भाजपा को दोष दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कई राज्यों में वो सत्ता को दूसरे तरीके से हासिल कर लेती है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, कई राज्यों में हुआ। तो क्या इस तरह का इस तरह की कोई चीज देखी जाएगी, कोई लूज फॉल्ट खोजा जाएगा नीतीश कुमार में, कोई दवा भीतर का घपला घोटाला उजागर होगा, क्या होगा, भाजपा की रणनीति क्या होगी, एग्रेसिव विपक्ष के रूप में भाजपा किस तरह से सदन में अपना रोल निभाएगी। और कोशिश उसकी यही होगी कि 2024 आते आते इस सरकार को कमजोर करें, अगर बची रहती है तो, अगर 2 साल तक बची रहती है तो उसको कमजोर करें, नीतीश कुमार को कमजोर करें, ताकि इनके जो सारे सपने हैं, प्रधानमंत्री बनने के सपने हैं या बिहार की सत्ता पर कब्जा कर बनाए रखने के सपने हैं, वो टूट जाएं और भाजपा अपने बूते बिहार में शासन हासिल करे। स्ट्रैटेजी सभी दलों की अब शुरू हो जाएगी इस पूरे घटनाक्रम के साथ। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विनोद शर्मा जी, शेखर कपूर और विजय श्रीवास्तव जुड़ने के लिए। तो आखिर बिहार में सियासी भूचाल, सियासी हलचल, अब आरजेडी और जेडीयू की नई सरकार एक बार फिर से साथ आ गए हैं। बिहार ने गठबंधनों को बनते टूटते देखा है, इसलिए बिहार में ऐसे परिवर्तन चौंकाते नहीं हैं। लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश की नई पारी की शुरुआत कैसे होती है। अब नई सरकार का दौर शुरू हो चुका है, राज्यपाल को